बस्टर कॉल अब एक्टिवेट हो चुका है और अब किसी भी पल नेवी की बैटलशिप 5 वाइस एडमिरल के साथ यहाँ पे कभी भी आ सकती है। हम देखते हैं रॉबिन को जो कि स्पांडम से बच के भाग रही थी। स्पांडम उसे रुकने के लिए बोलता है और जब निको रॉबिन नहीं रुकती तब स्पांडम अपनी तलवार फ्रैंक फ्रीड को निकालता है और रॉबिन के ऊपर हमला करता है। उसकी तलवार एक हाथी की तरह बन जाती है और वो निको रॉबिन को पकड़ लेती है। फ्रैंक फ्रीड एक हाथी की तरह बन पाती है क्योंकि फ्रैंक फ्रीड ने एक डेविल फ्रूट को खाया है। हाँ, तुमने सही सुना, इस तलवार ने एक डेविल फ्रूट को खाया है और इसके पीछे एक महान साइंटिस्ट का हाथ है। उस साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर वेगापंक। ऐसा कहा जाता है कि वो इस दुनिया से 500 साल आगे चल रहे हैं। डॉक्टर वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। खैर, उनके बारे में तुम्हें बहुत बाद में पता चलेगा। तो चलो वीडियो पे वापस आते हैं। फ्रैंकी ने फाइनली चॉपर को बचा लिया है और चॉपर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। हम देखते कि वहाँ पे चिमनी और गॉम्बे आ जाते हैं। फ्रैंकी को जब पता चलता है कि चिमनी एंड गॉम्बे को गेट ऑफ जस्टिस तक जाने का रास्ता पता है, तब फ्रैंकी चिमनी एंड गॉम्बे को कहता है कि वो लोग उसे जल्दी से जल्दी वहाँ तक ले जाए। फ्रैंकी चिमनी एंड गॉम्बे के साथ गेट ऑफ जस्टिस की तरफ जाने लगता है और चॉपर का ध्यान रखने का काम वो कोकोरो-सान को दे देता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है जोरो पे, जो कि अब पूरी तरीके से तैयार है इन दोनों नमूनों का सामना करने के लिए। काकू टेम्पेस्ट किक का इस्तेमाल करता है जिसकी इफेक्ट को जोरो अपनी तलवार से रोक देता है। जोरो काकू के ऊपर हमला करता है जिससे काकू बड़ी मुश्किल से बच पाता है। काकू अपने नाक से फिंगर पिस्टल का इस्तेमाल करता है जिसको जोरो अपनी तलवार से रोके हुए था। जोरो उसकी नाक को साइड करता है जिससे वो एक पत्थर में जाके लगता है और उस पत्थर में एक बहुत ही बड़ा सा छेद हो जाता है। नामी और सोगे किंग इस चीज को देख के बहुत डर रहे थे, मतलब नामी डर रही थी, सोगे किंग नहीं। हम देखते हैं जाबरा को जो कि वहाँ पे आराम से बैठा हुआ था। वो अपनी चाबी को नीचे फेंक देता है। जाबरा कहता है कि उसे खून खराबा पसंद नहीं है। जाबरा उन सब की मदद करना चाहता है ताकि वो लोग निको रॉबिन को बचा पाए। उसे निको रॉबिन को इस हालत में देख के बहुत ही बुरा लग रहा था। सोगे किंग के दिमाग में चल रहा था, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। सोगे किंग जाबरा की बातों पे विश्वास कर लेता है और वो चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक भेड़िए का विश्वास करना उसके लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। जाबरा सोगे किंग के ऊपर फिंगर पिस्टल का इस्तेमाल करता है और वो सोगे किंग को बहुत ही दूर फेंक देता है। जाबरा उससे कहता है कि ओए मास्क वाले पागल, तू यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं करता? तू तो उसमें बहुत ही माहिर है। सोगे किंग वहाँ से उठता है और वो जाबरा के ऊपर निशाना लगाता है। जाबरा उसे आराम से बच के उसोप को किक मार के गिरा देता है। जाबरा उसे हवा में उठाता है और वो उसे जान से मारने वाला था। जोरो को काकू संभाल रहा था ताकि जोरो सोगे किंग को बचा ना पाए। जाबरा अपना आखिरी हमला करने जा रहा था, तभी जाबरा के मुंह पे एक जोरदार किक पड़ती है और ये किक किसी और की नहीं बल्कि अपने सांजी की है। तो अब सांजी भी यहाँ पे आ चुका है। जब चॉपर ने उस बाथ टब को नीचे फेंका था तब कालिफा के डेविल फ्रूट का असर सांजी के ऊपर से खत्म हो जाता है जिससे सांजी बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। सांजी आते के साथ ही नामी से एक खतरनाक सवाल पूछता है कि क्या नामी ने उसे मिस किया। खैर, नामी का ध्यान कहीं और पे था। वो सबको बाहर देखने को बोलती है। नामी उस चीज को देख के बहुत हैरान थी क्योंकि गेट ऑफ जस्टिस खुलना स्टार्ट हो चुका है और ये कोई भी नॉर्मल बात नहीं है। जब कभी भी एक क्रिमिनल को गेट ऑफ जस्टिस के अंदर लेके जाना होता है तब भी गेट ऑफ जस्टिस थोड़ा सा ही खुलता है और आज ये पहली बार इतना ज्यादा खुला है क्योंकि वहीं से नेवी की बैटलशिप आने वाली है। नामी सोच रही थी कि आखिर अभी लूफी कर क्या रहा है। सांजी कहता है चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन उससे निकलने का जरूर ही एक ना एक रास्ता होता है। इस नमूने को मैं संभाल लूंगा, लेकिन उसोप तू वो काम कर जो कि मैं नहीं कर सकता। सोच आखिर तो यहाँ पे कर क्या सकता है। मुझे यकीन है जब तक तू हमारे साथ है हम लोग जरूर ही रॉबिन को बचा लेंगे। उसोप सोच रहा था कि आखिर सांजी उससे कहना क्या चाहता है, लेकिन नामी उसके कान पकड़ के वहाँ से ले जाती है। जाबरा उनके ऊपर हमला करने जाता है लेकिन सांजी उसे अपनी किक से रोक देता है। जाबरा सांजी को एक पंच मार के उसे रूम से बाहर कर देता है। हम देखते उसोप को आखिरकार समझ
समझ आ चुका है कि आखिर सांजी उसे कहना क्या चाहता था। जाबरा का ध्यान उनके ऊपर जाता है और वो उनके ऊपर हमला करने वाला था कि तभी सांजी उसे मार के दूर कर देता है। सांजी और जाबरा के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। जाबरा सांजी के ऊपर एक के बाद एक हमला किए जा रहा था और उन हमलों का जवाब सांजी अपनी किक से दे रहा था। सांजी जाबरा के ऊपर भारी पड़ रहा था और जब सांजी उसके ऊपर एक किक से हमला करता है तब जाबरा से उसकी चाबी गिर जाती है और ऐसे ही सांजी उस चाबी को ले लेता है। सांजी जाबरा को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। जाबरा फाइनली अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके सांजी के लिए एक मुसीबत बन रहा था। जाबरा की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, इतनी कि सांजी के ऊपर उसके सारे हमलों का असर हो रहा था। खैर अब सांजी बहुत ही सह चुका था। वो अपनी जगह पे गोल गोल घूमना स्टार्ट करता है और जब वो ऐसा कर रहा था उसके पैरों का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, इतना कि उसमें आग भी लग जाती है। ये सांजी का एक नया मूव है जिसका नाम है 悪魔の足見破るジャンプ सांजी इसका इस्तेमाल जाबरा के ऊपर करता है जिससे जाबरा हवा में उड़ जाता है। जाबरा का आयरन बॉडी भी इसके खिलाफ काम नहीं कर रहा था। जाबरा को इस हमले से बहुत चोट आई तो थी लेकिन उसे हराने के लिए इतना काफी नहीं था। जाबरा सांजी के ऊपर फिंगर पिस्टल का इस्तेमाल करता है लेकिन सांजी दोबारा से डियाबल जाम्बल का इस्तेमाल करता है और वो उसके ऊपर एक के बाद एक हमला करना स्टार्ट कर देता है जिनको सह पाना अब जाबरा के लिए इम्पॉसिबल हो चुका था और इसी के साथ जाबरा भी वहीं पे हार जाता है। जाबरा को हराने के बाद सांजी उससे चाबी ले लेता है जिसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ था। सांजी इस चाबी को नामी को देने के लिए जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्पांडम को जो कि रॉबिन के बालों को पकड़ के उसे आगे ले जा रहा था। स्पांडम अब गेट ऑफ जस्टिस के बहुत ही करीब है, उसे अपना प्रमोशन अब बहुत ही पास दिख रहा था। गेट ऑफ जस्टिस अब बहुत ही ज्यादा खुल चुका था और साथ ही साथ जो ब्रिज रॉबिन को वहां तक ले जाएगा वो भी अब धीरे धीरे ऊपर हो रहा है और बस अब 10 मिनट में नेवी की बैटलशिप भी यहाँ पे आने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रैंकी को जो कि चिमनी एंड गॉम्बे की मदद से लूफी के पास पहुंच चुका है। लुच्ची और लूफी अभी भी आपस में लड़ाई कर रहे थे। लूफी फ्रैंकी को देख के बहुत गुस्सा था। वो अभी भी नहीं भूला है कि आखिर उसने उसोप के साथ क्या किया था। फ्रैंकी लूफी को समझाता कि अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है और वैसे भी अभी वो लूफी के साथ है, उसके खिलाफ नहीं। फ्रैंकी बताता कि वो यहाँ पे 2 चाबी को लेके आया है। फ्रैंकी लूफी से रॉबिन के बारे में पूछता है कि आखिर अभी वो कहाँ पे है। फ्रैंकी का ध्यान लुच्ची के ऊपर जाता है। फ्रैंकी लूफी के साथ मिलके लुच्ची को हराने के लिए तैयार था लेकिन लूफी उसे कहता है कि वो अभी रॉबिन को बचाने पे फोकस करे और इस नमूने लुच्ची को संभालने का काम उसके ऊपर छोड़ दे। फ्रैंकी समझ जाते कि आखिर उसे क्या करना है। तो अब सीन शिफ्ट होता है जोरो और काकू पे। जोरो अपने हाथों से निकाल के अपने सर पे कफन बांध लेता है और जोरो अब पूरा सीरियस है इस नमूने को उसकी औकात दिखाने के लिए। जोरो अपनी तलवारों से हमला करना स्टार्ट करता है लेकिन काकू अपनी स्पीड से उनसे आराम से बच रहा था। काकू आयरन बॉडी का इस्तेमाल करता है और वो एक अजीब से शेप में आ जाता है। काकू अपने 4 पैरों से टेम्पेस्ट किक का इस्तेमाल करता है जो कि सीलिंग से लड़ने के बाद डायरेक्ट जोरो के ऊपर जाता है। जोरो उनसे बचने की कोशिश करता है लेकिन कुछ हमले उसके शरीर पे डायरेक्ट लगते हैं। काकू अपने नोज पिस्टल से उसके ऊपर हमला करने जाता है लेकिन जोरो उसे अपनी तलवार से रोक देता है। जोरो बस अपनी एक तलवार को निकाल के उसे घुमाता है। एक तरफ से काकू अपनी टेम्पेस्ट किक से हमला करता है और जोरो अपने लायन से। जोरो फिर अपने दोनों डोलों को फुलाता है और काकू के ऊपर 2 गोरिल्ला कट से उसके ऊपर हमला करता है। काकू के ऊपर इसका कुछ भी खास असर नहीं होता। काकू अपनी गर्दन को अजीब तरीके से बड़ा कर लेता है। इसे देख के लगता है जाबरा इसका मजाक उड़ा के बिल्कुल सही करता था। तो अब जोरो कुछ ऐसे इस्तेमाल करने जा रहा है जो कि आज से पहले उसने इसका इस्तेमाल नहीं करा और यहाँ तक कि पूरे वन पीस में आज तक उसने इसका इस्तेमाल सिर्फ 2 बार किया है। जोरो के 3 सर और 6 हाथ हो जाते हैं और वो एकदम डीमन गॉड आशुरा की तरह लग रहा था। इसे देख के डर चुका था। वो फिर भी टेम्पेस्ट किक का इस्तेमाल करता है लेकिन जोरो उस हमले के सामने से काकू को वहीं पे मार देता है। जोरो दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जोरो काकू से कहता है मेरे पास तेरे लिए एक मैसेज है जो कि पाओली सान ने कहा था कि मैं तुझसे कह दूं कि तू अब
गालिला कंपनी से निकाला जा चुका है। काको इस बात को सुन के थोड़ा स्माइल करता है और वो जोरो को चाबी दे देता है। जोरो जाते जाते उससे सॉरी कहता है। दूसरी तरफ सब लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे क्योंकि नेवी की बैटलशिप अब यहाँ पे कभी भी पहुँचने वाली है। हम देखते कि गेट ऑफ जस्टिस अब पूरा खुल चुका है। स्पांडम रॉबिन को लेके आगे जा रहा था। उसके सामने ये दरवाजा बना हुआ था जिसके ऊपर वर्ल्ड गवर्नमेंट का निशान है। यही वो पॉइंट है जिससे आगे जाने के बाद रॉबिन कभी भी वापस लौट नहीं पाएगी। रॉबिन के आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन स्पांडम उसके बाल पकड़ के उसे रोक देता है और उससे कहता है, ओए लड़की, तू कहाँ पे भाग रही है? कोई भी अब तुझे बचा नहीं पाएगा। मेरे हिसाब से तेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, तो अच्छा होगा कि तू शांति से मेरे साथ चल। रॉबिन अपने आप को छुड़ा के उस गेट से दूर भागने लगती है लेकिन स्पांडम वहाँ पे आता है और रॉबिन का सर पकड़ के उसे जमीन पे गिरा देता है। स्पांडम उसे खींच के ले जाने की कोशिश करता है लेकिन रॉबिन अपने दांतों से ब्रिज को पकड़े हुई थी। स्पांडम रॉबिन से कहता है, मुझे तुझ जैसों पे घिन आती है। तू ही थी जिसने खुद को एक क्रिमिनल बनाया और अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पता नहीं मुझे ये बात कितनी बार कहनी पड़ेगी, तुझे कोई भी बचाने नहीं आने वाला, तो ये अपना ड्रामा बंद कर दे। रॉबिन ब्रिज को अपने दांतों से पकड़ी हुई थी। उसे अपनी मौत से डर लग रहा था। वो अभी मरना नहीं चाहती। उसे अभी भी उम्मीद है कि लूफी एंड सब उसे बचा लेंगे। सीन शिफ्ट होकर लूफी पे जिसके ऊपर लुच्ची अभी भारी पड़ रहा था। फ्रैंकी उस गेट की तरफ जाते जाते लुच्ची के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग हैमर नाम का मूव इस्तेमाल करता है जिसका असर लुच्ची अपने आयरन बॉडी से खत्म कर देता है। लुच्ची अपनी जगह पे खड़े खड़े फ्रैंकी को बड़े आराम से पंच मारता है जिसका असर फ्रैंकी के ऊपर बहुत बुरा होता है। लुच्ची फ्रैंकी को खत्म करने जा रहा था कि लूफी लुच्ची को मार के दूर कर देता है। लूफी अपना गियर 2 एक्टिवेट कर देता है। फ्रैंकी लूफी को बाय कह के गेट की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी नजर लुच्ची के ऊपर जाती है जो कि अब अपने डेल फ्रूट की पावर को एक्टिवेट कर चुका है। लुच्ची फ्रैंकी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन लूफी उसके सामने आके उसे एक किक मार के दूर कर देता है जिससे फ्रैंकी को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। फ्रैंकी रॉबिन को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था लेकिन हम देखते कि जो शिप रॉबिन को लेके यहाँ से जाने वाली है वो भी अब अपनी जगह पे आ चुकी है और अब सब लोग तैयार हैं रॉबिन को यहाँ से ले जाने के लिए। स्पांडम रॉबिन को घसीटते हुए आगे लेके जा रहा था। रॉबिन के अंदर अभी भी विश्वास है कि लूफी एंड सब उसे बचा लेंगे। स्पांडम रॉबिन से कहता है, अब चाहे तो कुछ भी कर ले, कोई भी तुझे नहीं बचा पाएगा, यहाँ तक कि वो खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। वो सभी लोग यहाँ पे बस्टर कॉल के साथ खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस गद्दार जायंट को 20 साल पहले हमने मार दिया। तुझे लगता होगा कि मुझे ओहारा के बारे में कुछ भी नहीं पता, जैगवार डी साउल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तेरी माँ ओलिविया के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे सब कुछ पता है। जो आदमी उस समय ओहारा में गया था, जिसने बस्टर कॉल को एक्टिवेट किया था, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा स्पांडाइन थे। तुझे आखिर कैसा लगता होगा 8 साल की उम्र से ही लोगों से बच के भागना? तुझे किसी पे भी विश्वास नहीं होता होगा। खैर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तूने कितनी घटिया जिंदगी उन 20 सालों में जी होगी। अपनी शक्ल तो देख, जिसने तेरे ऊपर इतना बड़ा इनाम लगाया वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। और आज 20 साल बाद मैं उनका बेटा तुझे ठिकाने लगा के ओहारा को और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र इतिहास से मिटा दूंगा। रॉबिन को याद आता कि कैसे साउल ने उसे कहा था कि उसे जिंदा रहना होगा ताकि वो बता पाए कि ओहारा कैसे दुनिया के खिलाफ लड़ा था। फ्रैंकी जहाँ से आ रहा था वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे रॉबिन तक पहुँचने का रास्ता टूट जाता है। स्पांडम रॉबिन को खींचता हुआ उस गेट की तरफ ले जा रहा था। रॉबिन अपनी मौत से बस कुछ ही दूर पे थी। वो उस गेट को क्रॉस करने ही वाली थी, तभी अचानक से स्पांडम के ऊपर आग का हमला होता है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। बाकी नेवी के बंदे वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ उस ब्रिज पे कोई और बंदा नहीं था। फिर अचानक से उन सभी नेवी वाले बंदों पे उसी आग का हमला होता है। नेवी वाले बंदों को अपना दुश्मन कहीं पे भी नहीं दिख रहा था, लेकिन रॉबिन टावर ऑफ लॉ की तरफ देख के खुश हो रही थी क्योंकि वहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। स्पांडम की नजर
नजर भी उस बंदे के ऊपर जाती है, जिसको देख के वो बहुत ही हैरान था, क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि अपना सोगे किंग है, जो कि दूर से ही उन बंदों का सामना कर रहा है। वो स्पांडम के मुंह पे एक और हमला करता है। स्पांडम सभी को ऑर्डर देता है कि वो निको रॉबिन को मार दे। वो सब उसके ऊपर शूट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फ्रैंकी वहाँ पे आके बड़े आराम से रॉबिन को बचा लेता है। सोगे किंग जोरो और सांजी से मिली चाबी को भी फ्रैंकी को निशाना लगा के दे देता है। फ्रैंकी उन चाबी का इस्तेमाल करके रॉबिन के हथकड़ी को खोलने लगता है और नंबर 5 वाली चाबी से रॉबिन को आजाद कर देता है, जिसको देख के स्पांडम के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। इन हथकड़ी को निकलने का मतलब है कि अब रॉबिन अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती है और रॉबिन ऐसे ही सबसे पहले एक शुभ काम करती है। ये सब चल ही रहा था कि तभी एक कैनन का हमला टावर ऑफ लॉ के ऊपर होता है, जिससे टावर ऑफ लॉ का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे अभी सोगे किंग था वो टूट के वाटरफॉल में गिर जाता है। खैर अच्छी बात है कि सोगे किंग टाइम रहते वहाँ से नीचे कूद गया था। सीन शिफ्ट होता है लूफी पे। लूफी और लुच्ची में एक बराबर की टक्कर हो रही थी। लुच्ची लूफी को अचानक से इतना पावरफुल देख के हैरान था, लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि आखिर उसका गियर 2 काम कैसे करता है। लूफी अपने पैरों को एक पंप की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे उसका ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन बढ़ने के साथ उसकी एनर्जी और स्पीड दोनों ही बढ़ जाती है। एक नॉर्मल इंसान इतने ब्लड प्रेशर को नहीं सह सकता, लेकिन क्योंकि लूफी की बॉडी रबड़ की है तो वो अकेला ही इस चीज को सह पाता है। लेकिन इसके बाद भी उसके शरीर में इसका बहुत बुरा असर होता है, जिससे उसकी लाइफ धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ, तुमने सही सुना, गियर्स को इस्तेमाल करने की कीमत लूफी को अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ती है, लेकिन इसके बाद भी लूफी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस अपनी दोस्त निको रॉबिन को बचाना है। लुच्ची पीछे एक दीवार को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पे पानी भरने लगता है। इसका असर लूफी के ऊपर तो होगा ही, साथ ही साथ जो लोग इस जगह पे आ रहे होंगे उनको भी इस पानी का सामना करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 10 नेवी की बैटलशिप 5 वाइस एडमिरल्स के साथ गेट ऑफ जस्टिस से यहाँ पे आ चुकी है और इसी के साथ बस्टर कॉल स्टार्ट हो जाता है। रॉबिन बस्टर कॉल को देख के कांप रही थी। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी ओहारा के साथ हुआ था वही चीज एनिस लॉबी में दोबारा होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जोरो और सांजी सोगे किंग को लेके रॉबिन के पास जाने लगते हैं। नामी और कोकोरो सान जो कि आगे निकले हुए थे, उन्हें अपने सामने से पानी आते हुए दिखता है। वो लोग उससे बच के पीछे की तरफ भाग रहे थे। दूसरी तरफ लूफी अब जमीन से ऊपर होके लुच्ची का सामना कर रहा था। लुच्ची मूनवॉक का इस्तेमाल करके ऊपर वाले फ्लोर में आ जाता है और सेम लूफी उसे फॉलो करके वो भी ऊपर की तरफ आ जाता है। लुच्ची अपनी स्पीड से लूफी के ऊपर हमला करने जाता है, जिससे लूफी नीचे झुक के उस हमले से बच जाता है। लुच्ची फिर टेम्पेस्ट किक का इस्तेमाल करता है, जिससे बच के लूफी लुच्ची की तरफ जाता है और अपने हाथों को पीछे फेंक के गम गम राइफल का इस्तेमाल करता है, जिसको लुच्ची आयरन बॉडी से रोक देता है। लुच्ची फिर एक के बाद एक लूफी के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है, लेकिन लूफी उसे एक किक मार के दूर कर देता है। अब लूफी बहुत ही सीरियस था। लूफी अपने लेफ्ट हैंड को पीछे फेंक के गियर 3 को इस्तेमाल करता है। लूफी अपने हाथों के अंदर हवा भरना स्टार्ट करता है, जो कि उसकी बॉडी में ट्रांसफर होता हुआ उसके पीछे वाले हाथ में चला जाता है। लूफी का पंच बहुत ही बड़ा हो चुका था। लुच्ची को ये सब एक फालतू की चीज लग रही थी। लुच्ची आयरन बॉडी का इस्तेमाल करता है। लूफी के इस जायंट पिस्टल से लुच्ची एक बार में ही दीवार तोड़ता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। कुछ ऑफिसर्स एक वाइस एडमिरल से पूछ रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वाइस एडमिरल उनसे कहता है कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लुच्ची अपने आप इस काम को कर लेगा। वो वाइस एडमिरल बताता है कि आज से 15 साल पहले किसी एक जगह पे जहाँ पे एक राजा राज्य करता था, वहाँ पे एक बार पायरेट्स का हमला हुआ था। उन्होंने राज्य के 500 सैनिकों को अपना बंदी बना लिया था। उस पायरेट कैप्टन की डिमांड थी कि उन 500 लोगों की जान की जगह पे उस कैप्टन को उस राज्य का राजा बना दिया जाए। तब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक बच्चे को भेजा
था जिसने उन सभी पायरेट्स को वहीं पे मार दिया था और साथ ही साथ उन 500 सैनिकों को भी। लोग उसे CP9 का सबसे निर्दयी मेंबर मानते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि रॉब लुच्ची है। तो अगर वो इस मिशन पे है तो तुम्हें निको रॉबिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बस एनिस लॉबी को तबाह करने पे फोकस करो। दूसरी तरफ सांजी, जोरो और सोगेकिंग आगे बढ़ रहे थे। उन्हें उनके सामने से नामी और कोकोरो-सान भागते हुए दिख रहे थे। तो फिर उनकी तरह ही जोरो, सोगेकिंग और सांजी उस पानी से बच के भागने लगते हैं। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो लोग उस पानी में बहने लगते हैं। दूसरी तरफ लूफी का पंच खाने के बाद लुच्ची उड़ता हुआ एक बैटलशिप में जाके गिरता है। उस बैटलशिप के ऑफिसर्स उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए पूछते हैं कि आखिर वो है कौन। उस शिप का कमांडर सबको गन नीचे करने के लिए बोलता है और सबको बताता है कि वो CP9 का रॉब लुच्ची है। ये सुनने के बाद वहाँ खड़े सबकी फट जाती है। लूफी उस बिल्डिंग से इस शिप के ऊपर आ जाता है। ऑफिसर्स लूफी के ऊपर फायर कर रहे थे लेकिन उनका असर लूफी के ऊपर नहीं होता। लूफी अपने शरीर की हवा को अपने पैरों की तरफ करता है और उसी से लुच्ची के ऊपर हमला करने जाता है। लुच्ची अपनी स्पीड से उससे बच तो गया था लेकिन लूफी के हमले का असर उस बैटलशिप पे बहुत बुरी तरीके से होता है। लुच्ची पूरी तरीके से लेपर्ड बन जाता है और लूफी के हाथों के ऊपर अपने दांतों से हमला करता है। लूफी बहुत ही दर्द में था। लूफी लुच्ची को साइड करके उसके ऊपर हमला करने जाता है और जब ये बात एक वाइस एडमिरल को पता चलती है तो वो सभी बैटलशिप को ऑर्डर देता है कि उस शिप के ऊपर जिसके ऊपर लूफी और लुच्ची है उसको उड़ा दिया जाए। वाइस एडमिरल को विश्वास था कि लुच्ची इससे बड़े आराम से बच जाएगा। एक ऑफिसर वाइस एडमिरल से कहता है कि उस शिप के ऊपर उन दोनों के साथ साथ 1000 और भी सैनिक हैं। खैर वाइस एडमिरल को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो उसी आदमी को मार के सबसे पूछता है कि क्या उन्हें भी कुछ और कहना है और इसी के साथ उस बैटलशिप को तबाह कर दिया जाता है। लूफी अपने मुंह से हवा निकालते हुए दोबारा उसी बिल्डिंग में लैंड करता है। गियर थर्ड को इस्तेमाल करने के बाद लूफी की बॉडी बहुत ही छोटी हो चुकी थी। ये सब चल ही रहा था कि वहाँ पे लुच्ची भी दोबारा आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है फ्रैंकी पे जो कि ये देख के हैरान था कि नेवी ने अपने बंदों को मार दिया। स्पांडम उससे कहता है यही तो बस्टर वॉल की पावर है जिसे मैंने स्पांडम ने एक्टिवेट किया था। गाड़ी फ्लेम रॉबिन को तू मेरे हवाले कर दे। अगर तू ऐसा करता है तो मैं तेरी सारी गलतियों को माफ कर दूंगा और वैसे भी तुझे उसकी क्या जरूरत है। आखिर तुझे ओहार के शैतान को बचा के क्या मिलेगा और वैसे भी अगर तूने इस लाइन को क्रॉस कर लिया तो तू भी उस शिपराइट टॉम की तरह फ्रैंकी टॉमसन के बारे में सुन के स्पांडम को एक जोरदार पंच मारता है। स्पांडम खड़ा होता है और अपनी तलवार फ्रैंकफ्रीड को फ्रैंकी के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। फ्रैंकफ्रीड रॉबिन पे हमला करने जाता है लेकिन फ्रैंकी उसे रोक देता है। फ्रैंकी फ्रैंकफ्रीड की आंखों पे गन को पॉइंट करता हुआ उसे दूर कर देता है। फ्रैंकी कहता है एनिस लॉबी में घुस आना, यहाँ तक कि उन्हें पता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को रोकना लगभग नामुमकिन है लेकिन उन सब में से किसी ने भी अपने पैरों को पीछे नहीं किया। उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपना दुश्मन बना के वो चीज कर दिखाया जिसके बारे में एक नॉर्मल इंसान कभी सोच भी नहीं सकता और वो भी अपनी एक दोस्त को बचाने के लिए। मैं कभी भी टॉमसन की मौत को भूल नहीं पाया। जितनी बार तो मेरे दिमाग में आया उतनी बार मैंने लाखों तरीके सोचे कि आखिर मैं तुझे इसकी सजा कैसे दे सकूं। सीन शिफ्ट होता है लूफी पे जिसको लुच्ची पकड़ के दीवार में चिपका के एक के बाद एक पंच मारे जा रहा था। लूफी उस हालत में भी उन सभी पंचेस को सह लेता है और थोड़ी देर में वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है कोकोरो-सान और बाकी सब पे। वो सभी लोग पानी में डूब रहे थे लेकिन तभी सांजी को लगता है कि उसके सामने एक मरमेड उसे बचाने आ रही है। उसे ये सब एक सपने की तरह लग रहा था लेकिन ये एक सपना नहीं था। सबको बचाने के लिए वहाँ पे एक मरमेड कोकोरो-सान अपने असली रूप में आ जाती हैं। कोकोरो-सान असलियत में एक जुगॉन है। कोकोरो-सान और टॉम-सान दोनों ही फिशमैन आइलैंड से आए थे। हम लोग फिशमैन आइलैंड की बात अगले वीडियो में करेंगे।
दूसरी तरफ फ्रैंकी एक शिप को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये वही शिप है जिसपे स्पार्लम रॉबिन को लेके जाने वाला था। फ्रैंकी को पानी से एक आवाज आ रही थी। वो जब वहाँ पे मुड़ के देखता है तो वहाँ से कोकोरो-सान बाहर आती हैं। सीन शिफ्ट होता है बाकी सब पे जो कि अपनी जान बचा के भाग रहे थे। जब वो एनिस लॉबी के मेन गेट पे पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि नेवी ने एनिस लॉबी को चारों तरफ से घेर लिया है। सबके सामने 3 बैटल शिप्स उनका इंतजार कर रही थी। वाइस एडमिरल के ऑर्डर पे सभी ऑफिसर्स पाउली-सान एंड सबके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ कोकोरो-सान के साथ साथ सब लोग उस शिप के ऊपर सेफली पहुंच जाते हैं। कोकोरो-सान रॉबिन को देख के बोलती है, मुझे याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मुझे यकीन नहीं था कि तुम लोग कुछ ऐसा कर दिखाओगे। उस समय मुझे उस बच्चे पे हंसी आ रही थी जो कह रहा था कि वो किंग ऑफ पायरेट्स बन के दिखाएगा, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद शायद वो ऐसा कर दिखाएगा। तो अब कोकोरो-सान को भी विश्वास है कि लूफी किंग ऑफ पायरेट्स बन के दिखाएगा। सांजी अभी भी सदमे में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मरमेड कुछ ऐसी भी दिख सकती हैं। कोकोरो-सान उसे समझाती है कि अगर वो फिशमैन आइलैंड पे जाता है तब उसे असलियत में कुछ बढ़िया मरमेड्स दिख सकती हैं। इस बात को सुन के सांजी का मूड थोड़ा सा बढ़िया होता है। सांजी की नजर जब रॉबिन की तरफ जाती है तब वो उसे देख के बहुत खुश होता है और वो उसे गले लगाने के लिए जाता है, लेकिन तभी रॉबिन और चॉपर उसे पहले गले लगा देते हैं और सांजी शिप के कोने से टकरा जाता है। सोगे किंग जोरो को दिखलाता है एनिस लॉबी के जगह जगह पे फायर होना स्टार्ट हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है लूफी पे जो कि दोबारा से अपने गियर 2 में आ जाता है। लुच्ची उससे कहता भी है कि अगर वो ऐसा करता रहा तो फिर वो इस बार मर जाएगा, लेकिन लूफी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने गियर 2 को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ सब लोग एनिस लॉबी को जलते हुए देख रहे थे। फ्रैंकी पहले तो खुश था क्योंकि सब लोग अभी बच चुके हैं, लेकिन तभी उसे अचानक से याद आता है अपने फ्रैंकी फैमिली के बारे में। वो देख रहा था कि एनिस लॉबी अब पूरा जल रहा था। फ्रैंकी बहुत ही बुरा फील कर रहा था। सेम जोरो को गालेला कंपनी के लोगों के बारे में और सोगे किंग, ओइमो और काशी के बारे में सोच के बहुत ही बुरा फील कर रहा था। कोकोरो-सान का ध्यान भी योकोजुना की तरफ जाता है और चॉपर का सातोमो और गोमरा की तरफ। सभी को बहुत ही बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ लूफी लुच्ची का सामना कर तो रहा था, लेकिन लुच्ची उस पे भारी पड़ रहा था। खैर इसके बाद भी लूफी लुच्ची के ऊपर अपना हमला करना स्टार्ट करता है। वो लुच्ची के ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहा था। आज तक कभी भी लुच्ची को किसी ने ऐसी टक्कर नहीं दी थी। दूसरी तरफ जब एक वाइस एडमिरल को पता लगता है कि आखिर लूफी और लुच्ची कहाँ पे है, तब वो सभी बैटलशिप को ऑर्डर देता है कि वो लोग उस ब्रिज को चारों तरफ से घेर ले। लूफी और लुच्ची आपस में लड़ाई कर रहे थे कि तभी उस ब्रिज पे एक कैनन बॉल से हमला होता है। इस हमले की वजह से लूफी लुच्ची के साथ वहाँ पे फंस जाता है। सभी बैटलशिप ने उस ब्रिज को चारों तरफ से घेर लिया था। नेवी के लोग समझ चुके थे लूफी एंड सबको, जिन्होंने CP9 के बाकी मेंबर्स को हरा दिया था, उन्हें वो लोग हल्के में नहीं ले सकते। लूफी की नजर ब्रिज के ऊपर जाती है जहाँ पे सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग लूफी को बताते कि उन्होंने रॉबिन को सेफली बचा लिया है और वो लोग तैयार हैं यहाँ से जाने के लिए। लूफी इस चीज को देख के खुश होता है। जोरो, सांजी एंड सब लोग लूफी से कह रहे थे कि वो लुच्ची को हरा के यहाँ पे जल्दी से आ जाए। हम देखते कि बैटलशिप से ऑफिसर्स नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। सांजी जो कि कुछ देर पहले यहाँ पे था, वो भी अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है। खैर जोरो एंड सबके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो लोग सांजी के बारे में सोच सके, क्योंकि बैटलशिप से ऑफिसर्स उस ब्रिज के ऊपर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही जोरो की तलवार एक नेवी के बंदे को टच करती है, जोरो की वो तलवार जंग खा के वहीं पे टूट जाती है। उस बंदे की डेड फ्रूट की पावर है कि वो किसी भी चीज पे जंग लगा के उसे तोड़ सकता है। सोगे किंग एक के बाद एक नेवी के ऑफिसर्स को मारे जा रहा था। रॉबिन के पावर के आगे भी कोई भी ऑफिसर टिक नहीं पाता। जब तक लूफी यहाँ पे नहीं आता, सब लोग उन नेवी के बंदों को संभाल रहे थे। दूसरी तरफ लूफी अपने हर एक हमले के साथ अपने आप को और भी कमजोर महसूस कर रहा था और अगर ऐसे ही चलता रहा तो लूफी भले ही लुच्ची को हरा दे, लेकिन शायद लूफी अपनी जान को खो देगा। सोगे किंग जब पीछे मुड़ के देखता है तो लूफी जमीन पे पड़ा हुआ था। जोरो बाकी बंदों को संभाल रहा था और जब वो सोगे किंग को देखता है तब वहाँ पे अचानक से उसोक सोगे किंग के कपड़े पहन के खड़ा था। वो यहाँ पे कैसे आया किसी को भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो लूफी को आवाज देके कह रहा था कि वो अपनी हिम्मत ना हारे। लूफी की नजर जब उसोक पे जाती है तब वो उसे देख के बहुत ही हैरान होता है। उसोक लूफी से कहता है, लूफी कुछ भी फालतू मत सोचना, मैं यहाँ बस
सिर्फ रॉबिन को बचाने आया हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और हाँ, CP9 के बागड़ बिल्ले, तुझमें दम है तो उसे छोड़ और मुझसे लड़ाई कर। लूफी उसोप को चुप होने के लिए बोलता है। उसोप फिर भी लुच्ची को उकसा रहा था। लूफी उसोप पे बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता है कि वो लुच्ची के सामने एक पल भी टिक नहीं पाएगा। उसोप लूफी को चुप होने के लिए बोलता है और उससे पूछता है कि आखिर वो इस हालत में कर भी क्या लेगा। लूफी कहता है कि वो लुच्ची को हरा देगा। उसोप कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तो अपने पैरों पे खड़े हो जा और उसे हरा के दिखा। उसोप पीछे मुड़ता है और वो वहाँ पे रो रहा था। उसोप को लूफी की बहुत ही चिंता हो रही थी। लूफी हिम्मत करके अपने पैरों के ऊपर खड़ा होता है और वो लुच्ची की तरफ हमला करने जाता है। वो लुच्ची पे गैटलिंग का इस्तेमाल करता तो है, लेकिन लुच्ची अपने 6 किंग पिस्टल नाम के मूव से लूफी को बहुत ही गहरी चोट देता है। लेकिन लूफी अभी भी अपने पैरों पे खड़ा था। लूफी अपने हाथों को पीछे की तरफ फेंकता है और उसके दिमाग में हर एक बात चल रही थी। लूफी अपना सारा गुस्सा भर के लुच्ची के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। लुच्ची इस बार लूफी से बच नहीं पाता और वो लुच्ची का काम तमाम कर देता है। और इस बार लूफी ने सही में लुच्ची को हरा दिया है। लुच्ची को हराने के बाद लूफी रॉबिन से कहता है लुच्ची के हारने के बाद सभी बैटलशिप को पता चल जाती है। उन्हें विश्वास भी नहीं होता कि लुच्ची किसी से हार भी सकता है। उसोप सबको बताते कि लूफी ने लुच्ची को हरा दिया। नामी अब सबको शिप पे जाने के लिए बोलती है ताकि सब लोग यहाँ से बच के जा सके। फ्रैंकी को ट्रांसपोर्टर लेने से एक अजीब सी आवाज आती है जो कि उसे जानी पहचानी लगती है। हम देखते हैं फ्रैंकी फैमिली और गालेरा कंपनी के लोग दोनों ही अभी जिंदा हैं। पॉलिसान ने सबको अपने रोप एक्शन से बचा लिया था। जाम्बाई फ्रैंकी से कहता है कि वो उनकी चिंता ना करे, वो लोग यहाँ पे सेफ हैं। उन कैनन बॉल के हमलों को ओइमो और काशी ने अपने ऊपर ले लिया था। फ्रैंकी और सब इस बात को जान के बहुत ही खुश होते हैं और फ्रैंकी वो रो नहीं रहा था। उसे सबकी बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी। नेवी का एक ऑफिसर लूफी को देखता है जो कि एक जगह पे पड़ा हुआ था और उसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। उसोप लूफी को जल्दी से आने के लिए बोल रहा था। लूफी अपनी पूरी कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता और उसका पूरा शरीर बिल्कुल ही पूरा थक चुका था। नामी के दिमाग में था कि वो जिस शिप से जाने वाली है उसी को लूफी के पास ले जाया जाए, लेकिन जब वो ऐसा करने जाती है तब नेवी उस शिप को तबाह कर देती है। वो शिप जो कि यहाँ से निकलने की एक आखिरी उम्मीद थी वो भी अब सबकी आंखों के सामने जल रही है। उस शिप पे अभी कोकोरो-सान, चिमनी, गॉम्बे और चॉपर उसी पे थे। खैर सांजी वहाँ से अचानक से आता है और सबको अपने साथ बचा के उस ब्रिज पे ले आता है। नामी सांजी से पूछती कि आखिर वो अब तक कहाँ पे था, जिसका जवाब देते हुए सांजी कहता है कि उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। एक कैनन बॉल का हमला उस ब्रिज के ऊपर भी होता है और अब सब लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं और अब उनके पास बचने का कोई भी तरीका नहीं है। सभी बैटलशिप को ऑर्डर दिया जाता है कि 5 सेकंड में स्ट्रॉ हैट लूफी के ऊपर सभी एक साथ हमला करे। सभी लोग लूफी को आने के लिए बोल रहे थे लेकिन लूफी इस हालत में नहीं था कि वो थोड़ा सा भी हिल सके। ये सब चल ही रहा था कि उसोप को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसके लिए नई नहीं थी। उसोप कहता है हाँ मैंने सुना। क्या कि तुमने क्या कहा? क्या? नीचे। वो आवाज रॉबिन को छोड़ के सभी को सुनाई दे रही थी लेकिन उस आवाज को सिर्फ उसोप समझ पा रहा था। उसोप सबको पानी में कूदने के लिए कहता है। उसोप रॉबिन से कहता है कि वो अपनी पावर से लूफी को भी पानी में फेंक दे। जोरो इस बात को सुन के गुस्सा था। उसे उसोप की बातें बहुत ही बहकी लग रही थी। उसोप जोरो से कहता है वो सब संभाल लेगी, वो हमें बचाने के लिए यहाँ तक आ चुकी है। रॉबिन उसोप के कहने पे अपनी पावर से लूफी को घुमा घुमा के उसे पानी में गिरा देती है। लूफी के बाद सब लोग भी उस पानी के अंदर कूद जाते हैं। हम देखते हैं एक फ्लैग को और हाँ जो सबको बचाने आई है वो है अपनी गोइंग मैरी। सब लोग मैरी को देख के बहुत ही खुश होते हैं। लूफी रॉबिन की हेल्प से अभी मरते मरते बचा था। लूफी रॉबिन को थैंक यू बोलने वाला था लेकिन रॉबिन उसका मुंह बंद कर देती है। वो नहीं चाहती कि इतना सब करने के बाद लूफी उसे थैंक यू बोले। रॉबिन
खड़े होती है और सबको जो भी उन लोगों ने उसके लिए किया था उसके लिए वो सभी को थैंक यू कहती है। सब लोग इससे बहुत ही खुश थे, लेकिन जोरो कहता कि ये सारी फालतू की बातें यहाँ से निकलने के बाद करना चाहिए। इस बात को सुन के सांजी जोरो के ऊपर चढ़ जाता है। हम देखते हैं स्पांडम को जो कि सबसे कह रहा था कि आओकी जी का ऑर्डर है कि सारी बैटलशिप उन शॉर्ट वाली शिप को और उसके ऊपर जो भी है निको रॉबिन को मिला के उन्हें जान से मार दे। सारी शिप्स का निशाना मैरी के ऊपर था, लेकिन अचानक से वो लोग आपस में फायर करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पे वर्लपूल बनने स्टार्ट हो चुके थे और ऐसा इसीलिए क्योंकि गेट ऑफ जस्टिस बंद होना स्टार्ट हो चुका था और ये काम किसी और का नहीं बल्कि अपने सांजी का है। जैसा नामी कहती है वैसे ही सब लोग उसे फॉलो करते हैं और वो लोग उस वर्लपूल से बच के निकल जाते हैं। नेवी मैरी के ऊपर कैनन से हमला करती है, लेकिन उन सभी हमलों को लूफी, जोरो और सांजी संभाल लेते हैं। स्पांडम अभी भी सबको ऑर्डर दे रहा था कि वो लोग रॉबिन और सबको जाने ना दे। स्पांडम को देख के रॉबिन को एक जरूरी काम याद आता है। रॉबिन अपनी पावर से स्पांडम का मुंह बंद कर देती है और उसकी पीठ को मोड़ के तोड़ देती है और इसे देख के कितना सुकून मिला है मैं बता नहीं सकता। खैर स्पांडम का काम खत्म करने के बाद नामी के कहने पे फ्रैंकी कूप दी वेंट का इस्तेमाल करता है, जिससे मैरी वहाँ से बहुत दूर चली जाती है और इसी के साथ लूफी एंड सब ने रॉबिन को बचा लिया है और साथ ही साथ उन सभी बैटल शिप से और बस्टर कॉल से बच चुके हैं। हम देखते हैं आओकी जी ये सारी चीजें दूर से देख रहा था। सभी नेवी के बंदे और वाइस एडमिरल आओकी जी से एक और मौका मांग रहे थे, लेकिन आओकी जी कहता है कि इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। बस्टर कॉल बुरी तरीके से फेल हो चुका है। फ्रैंकी फैमिली एंड बाकी सब भी सी ट्रेन से वहाँ से बच के निकल जाते हैं। लूफी सबसे पूछ रहा था कि आखिर उन लोगों ने उसोप को देखा है क्या, क्योंकि उसोप वहाँ से अचानक से गायब हो चुका है। सोगे किंग लूफी से कहते कि उसोप एक छोटी बोट पे यहाँ से जा चुका है। लूफी थोड़ा दुखी होता कि वो उसोप से मिल नहीं पाया। खैर इस समय सब लोग सोच रहे थे कि क्या वो आवाज सही में अपने मैरी की थी, क्योंकि शिप तो बात नहीं करती। खैर लूफी को सामने से एक शिप आते हुए दिखती है। वो शिप असलियत में गालेला कंपनी की है। उस शिप पे आइसबर्ग सान और बाकी सारे गालेला के लोग थे। लूफी आइसबर्ग सान को देख के बहुत ही खुश होता है। आइसबर्ग सान भी सबको देख के हैरान और खुश भी थे, क्योंकि लूफी एंड सब ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सब चले जाते कि तभी इसी बीच मैरी आगे से टूट जाती है। सो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एपिसोड नंबर 312 असलियत में देखो। अगर तुम्हें नहीं पता कि आखिर तुम लोग उसे कहां से देख सकते हो तो फिर तुम लोग मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो। मेरे इंस्टा का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एपिसोड में हम लोग अपने एक दोस्त को गुड बाय कहने वाले हैं।